नमस्कार, मेरा नाम डीके सिंह है और आज आपके लिए हम एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान लेके आए हैं, डॉक्टर रमन सिंह। इंट्रोडक्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं इनके देने की। 3 टर्म छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भाजपा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अभी सर, लोग आपके बारे में जानते ही हैं और इनको बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं पड़े कि इसके पहले कि कोई गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आया, एक छत्तीसगढ़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट शुरू हो चुका था स्टेट के, मध्य प्रदेश के बाइफरकेशन के बाद जब स्टेट आई उस समय में जी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ आफ्टर 2003 के बाद हमको अवसर मिला और 3 से 15 साल लगातार अवसर मिला छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ का निर्माण इसलिए हुआ कि ये क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस का शिकार था। डेवलपमेंट के नाम से मध्य प्रदेश के हिस्सा थे तो ज़ीरो डेवलपमेंट था। सड़क नहीं, पुल नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था। तो चुनौती सबसे पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर 3 विषय को लेकर आया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पलायन, लोग छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में पलायन करते थे, भूख से मौत होती थी, कुपोषण था, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, इसमें सारे जो पैरामीटर्स थे वो पूरे देश में सबसे खराब हमारे थे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी स्थिति थी उस चुनौती को सामना कैसे करें। इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ मॉडल की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ मॉडल में पहला यहाँ का पैडी, यहाँ के जीवन है। धान की खेती सिर्फ खेती नहीं है, यहाँ के लाइफ स्टाइल है। तो हमने पैडी को फोकस करके पैडी का प्रोक्योरमेंट के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, ये 3 सर्किल जो होता है, जो एक दूसरे को कंप्लीट करता है। पहले उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, फिर प्रोक्योरमेंट करना, देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक छत्तीसगढ़ मॉडल जब मैं बात करता हूँ तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल में हमने तीनों सिस्टम को ठीक किया। प्रोक्योरमेंट सिस्टम को ठीक किया, जो लोगों से पूरे छत्तीसगढ़ में पैडी प्रोक्योर किया, पैडी पे इनको बोनस देने की हमने शुरुआत की। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना की योजना शुरू की, जिसमें करीब शुरुआत में 58 लाख लोगों के लिए 1 रुपये किलो चावल देने की व्यवस्था की, जिसे कारण आपको चावल वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और वही योजना खाद्यान्न सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में हम उसको बदल दिया। पहले सिर्फ राइस हम देते थे, फिर उसमें हमने प्रोटीन की कमी है तो हमने प्रोटीन दिया, यानी चना दिया। फिर उसमें हमने देखा कि आयोडीन की कमी की वजह से बस्तर और सरगुजा में दिक्कत है तो साल्ट फ्री दिया। तो ये पूरा पैकेज उनको दिया और ये सिस्टम छत्तीसगढ़ में बना। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमने इंटरेस्ट जो रेट था छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर पे 16% था। लोगों को ब्याज लेते हैं किसी के लिए और एग्रीकल्चर से ब्याज लेते पूरा जीवन कट जाता था। हमने 16% को 9% किया, 9 को 6% किया, 6 को 3% किया और फिर छत्तीसगढ़ में देश का मॉडल बना। 0 इंटरेस्ट रेट में हमने लोगों को कोऑपरेटिव बैंक से लोन देना शुरू किया। तो ये एक सिस्टम को मजबूत करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए और बेहतर कीमत मिले, इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। और ये एक छत्तीसगढ़ मॉडल जो होता है उसको हमने किया। बाद में मुझे लगा कि ये तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए खाने की व्यवस्था तो हो गई, उनके हेल्थ की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो हमने छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का तय किया और प्रति व्यक्ति हमने स्मार्ट कार्ड बनाया। करीब 50 लाख परिवारों को हमने स्मार्ट कार्ड बनाया और स्मार्ट कार्ड में उनको हर व्यक्ति को 50,000 रुपये फ्री इलाज की व्यवस्था की। तो उनके खाने की व्यवस्था हो गई, उनके इलाज की व्यवस्था हो गई, उनकी जीवन यापन की व्यवस्था। और देन फिर हमने फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सड़कों का जाल बिछाने का काम, बिजली की व्यवस्था करने का काम, इन सारी व्यवस्थाओं में पूरी ताकत लगाई। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मॉडल से बात की शुरुआत इसलिए की क्योंकि मैं कहना चाहता जो 15 साल तक चीफ मिनिस्टर है, जनरली उस समय हम लोग आए थे जर्नलिज्म में, कुछ ही साल हुए थे, जहाँ भी सुनते थे कि रमन सिंह जी ये करें, रमन सिंह जी वो कर रहे, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स के रूप में आप जाने जाते थे। फिर एक इलेक्शन में एक लॉस होता है
और उसके बाद अचानक अब रमन सिंह जी क्या कर रहे हैं, वो लोग जानना चाहें कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आपको देखते हैं कभी फ्लैग होस्टिंग की हम बात कर रहे थे 26 को, इसके अलावा कितना एक्टिव हो आप, क्या चल रहा है अब? मुझे जवाबदारी दी गई है और मैं राष्ट्रीय स्तर में जो जवाबदारी है उसका तो पालन करता हूँ, मगर छत्तीसगढ़ में प्रमुख चुनौती है और छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, पूरे प्रदेश में जब जब जहाँ ज़रूरत होती है हम लोग जाते हैं और इस सरकार के खिलाफ पूरी ताकत के साथ जनता के बीच खड़े होकर बड़े बड़े आंदोलन हुए। अभी नड्डा जी आए थे, उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। महिलाओं का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया स्मृति ईरानी। तो लगातार कुछ न कुछ बड़े आंदोलन हो रहे हैं। इसकी भूमिका अभी बस्तर में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, सरगुजा में ट्रैवल को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। तो अब जनता के मन में ये सरकार के खिलाफ 4 साल और 3-4 महीने हुए हैं, मगर जनता के मन में आक्रोश है और ये सरकार सभी मोर्चों में असफल रही। सर अभी अब जैसे 70 साल के हैं, अभी अब फिट है, फाइन है, सब कुछ है, लेकिन इसमें अब स्टेमिना है कि फिर से एक भाजपा को एक दूसरे इलेक्शन के थ्रू ले जाए, अगर जीते तो फिर से एक 5 साल का और टेन्योर आप उस करने की स्थिति में हो? ये तो पार्टी तय करती है कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, मगर ये जवाबदारी ज़रूर है कि पूरे चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ बड़ा लक्ष्य ये है कि कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाया जाए। दिल्ली में जब हम आपके पार्टी के कॉलीग से बात करते हैं कि वहाँ पे जनरली एक इंप्रेशन है कि रमन सिंह जी को साइडलाइन कर दिया है पार्टी लीडरशिप ने, जब हम उनसे पूछते हैं ऐसा है क्या, कहते नहीं, हम एक नया नेतृत्व हम लोग हर एक स्टेट में डेवलप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम नया नेतृत्व देखने की कोशिश कर रहे इतने सालों से, अब तक तो कोई ऐसा कोई दिखा नहीं जो कि मीलों आपसे क्लोज आता हो, आपकी पॉपुलैरिटी आपके उसमें। तो इसके बाद अब जो इलेक्शन होगा इसमें वो नया नेतृत्व दिखा नहीं, किस नेतृत्व में इलेक्शन होगा? फिर सामूहिक के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और बीजेपी में पहले भी जब मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, कहीं डॉक्टर रमन को एज चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करके चुनाव नहीं लड़ा गया। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जैसे ही विधायक दल की बैठक होती है 1 घंटे में हमारा निर्णय हो जाता है। तो अभी किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये पार्टी को तय करना है, मगर सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व में हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर पुरंदेश्वरी अभी आपके जो पहले इंचार्ज थे स्टेट के, उन्होंने लास्ट ईयर कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ये मोदी जी चेहरा होंगे, फेस सीएम कौन होंगे बाद में देखा जाएगा। ये इसकी सिग्नलिंग ऐसे लगी थी कहीं ना कहीं कोशिश है कि डॉक्टर रमन सिंह को थोड़ा सा डाउन करने की, नहीं ये हमारे चीफ मिनिस्टर फेस नहीं होंगे। देखिए एक बात स्पष्ट है, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य राज्य हो, अभी जो चुनाव हम लड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा फेस यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के नाम से ही ये सारी व्यूह रचना और हम चुनाव लड़ते हैं। अन्य राज्यों में भी देखेंगे कहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की परंपरा नहीं है, मगर मोदी जी के नाम से आज जो 8.5 साल में जो उन्होंने काम किया है, जो ऐतिहासिक स्थिति में देश को लाया है, तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से चुनाव लड़ा जाएगा और हम जीतेंगे। तो आपको लगता है कि बिना चीफ मिनिस्टरियल फेस के चुनाव में जाना ठीक रहेगा? यहाँ पे हमेशा ऐसी ही हुआ है। कभी इस बात के लिए यहाँ पे पार्टी ने कभी तय नहीं किया कि मुख्यमंत्री का ये चेहरा है और इस चेहरे से लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ते हैं सामूहिक नेतृत्व में और बाद में निर्णय होता है। अगर पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है कि आपके नेतृत्व में हो और आप सीएम फेस हो, या उसके बाद आपको जिम्मेवारी देती है अगर पार्टी जीतती है, तो आप तैयार होंगे? देखिए मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जो दायित्व जब दिया गया उस दायित्व का निर्वहन किया। जब मैं दिल्ली में था केंद्रीय मंत्री, वहाँ से मुझे कहा गया प्रदेश अध्यक्ष बन के छत्तीसगढ़ जाना है। 2003 में मैं छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से काम किया। बाद में मुझे 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ के मैं छत्तीसगढ़ आया। तो जो निर्णय पार्टी जब करती है उसका 100% क्रियान्वयन करने की जवाबदारी डॉक्टर रमन की। अब आते हैं इस कांग्रेस की सरकार पे, आप कैसे रेट करते हैं भूपेश बघेल गवर्नमेंट को? 4-4.5 साल की ये सरकार सिर्फ और सिर्फ नारे लगाते लगाते उन्होंने समय काट दिया। दरवा गरवा गुरुआ बारी, इसी बातों को लेकर पूरे समय काट गया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं।
1 किलोमीटर सड़क यदि कहीं दिखा दे, कोई नया बिल्डिंग बता दे, कोई नया इंस्टीट्यूशन खड़ा किया वो दिखा दे। छत्तीसगढ़ में हम पूछते हैं भाई कि कोई काम है तो बताएं, तो कोई ज़िले में कोई काम किया, प्रदेश में कोई काम किया, कोई काम नहीं। इस 4 साढ़े 4 साल के समय बीत गया है और सिर्फ करप्शन करप्शन करप्शन। ऐसी हालत हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होगी जहाँ खुलेआम आप देख रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ की बात होती है, पहले छत्तीसगढ़ की बात होती थी सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बात होती थी। आज छत्तीसगढ़ के जैसे ही चर्चा करो शुरू करेंगे, ईडी और सीडी की चर्चा शुरू हो जाती है। एक तरफ ईडी के रेड है और दूसरी तरफ सीडी जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये मुख्यमंत्री का रेपुटेशन यदि प्रदेश में है और खुला जो ईडी के जो मामले हैं और ईडी ने जो इस प्रकरण में कार्रवाई की है, खुलेआम दस्तावेज मिले हैं जिसमें 25 रुपया प्रति टन कोयले में वसूली हो रही है। ईडी के पास 540 करोड़ रुपया से ज़्यादा के लेन देन के हिसाब मिले हैं। इतना ज़्यादा करप्ट सरकार, न केवल कोयले में, शराब में 30% शराब अवैध वसूली हो, रेत की नदियाँ बेच दी जा रही हैं। रेत में यानी सीमेंट में यदि 20 रुपया प्रति बोरा वसूली हो रही, कोयले में 25 रुपया हो रही है, तो रेत में प्रति ट्रक 2000 रुपया अतिरिक्त वसूली हो रही है। तो ये एक प्रकार से भूपेश की 4 साल को याद रखा जाएगा, ईडी और सीडी के लिए, करप्शन के लिए और विकास के शून्यता के लिए। लेकिन ये फिर भी असेंबली बाईपोल्स होते हैं, जीते जाते हैं, इनको जनता का सपोर्ट तो मिल रहा है। नहीं, जनता का बाईपोल में हमेशा मध्यावधि चुनाव में सत्ता पार्टी को बेनिफिट मिलता है और उसका लाभ उनको मिल गया, मगर इलेक्शन अब होने को है, 8 महीने ही बाकी हैं, ज़्यादा समय नहीं है। 8 महीने के समय में स्पष्ट हो जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में जनता किस प्रकार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रही है। ये भूपेश बघेल कहते हैं ईडी रेड्स के मामले में किन्नौर में कभी तो कुछ निकला नहीं। जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है उसके पहले ईडी का आ जाता, अपोजिशन में होता है ईडी का आ जाता है कुछ ना कुछ, कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा ये हमेशा रहा है और सेंट्रल एजेंसीज ये करते रही हैं। कुछ निकला नहीं बोलते हैं जी भूपेश बघेल, तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है ये। 540 करोड़ से ज़्यादा के दस्तावेज इनके पास हैं। आज यदि इनके अधिकारी जेल में हैं, IAS अधिकारी यदि जेल में हैं, माइनिंग के प्रमुख अधिकारी यदि जेल में हैं, व्यापारी यदि जेल में हैं, इतने सारे केसेस चल रहे हैं, रोड रेड नए हो रहे हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मिले हुए हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, ये दस्तावेज ईडी के पास है और ये निश्चित रूप से जनता के बीच भी जाएगा। सर एक बात करते हैं, AICC प्लेनरी सेशन के कल ख़त्म हुआ 3 दिनों का, आपने वॉच किया, कैसा लगा वहाँ पे जो भी इन लोगों ने कहा है आप कांग्रेस ने? सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की खुशामदी के लिए, उसके लिए जितना ज़्यादा पैसा बर्बाद किया गया। कहीं प्रियंका आ रही है तो उसके लिए 2 किलोमीटर गुलाब के रास्ते में बिछा के रखा गया। कहीं गाड़ियों के काफ़िला, 100 गाड़ियों का काफ़िला चलने लगा। कई यानी हर इस 3 दिन का सत्र में करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया। मुझे लगता है कोई राजनीतिक बहस, कोई राजनीतिक चर्चा और कोई रोड मैप बना हो कांग्रेस का, कांग्रेस जिस स्थिति में है, और इनके नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही है, बॉडी की बैठक हो रही है, मगर कोई निष्कर्ष निकले कि आने वाले समय में 2024 के लिए कोई रोड मैप है या कोई कार्य योजना है, उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के 3 सदस्यों को खुश करने में पूरी शक्ति भूपेश ने लगा दी। मतलब रोड मैप तो तैयार है कि राहुल गांधी हमारे फेस होंगे 24, मतलब सारा कुछ पार्टी का रोड मैप स्ट्रैटेजी वही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको लगा, अभी जैसे एक इम्प्रेशन जनता में है कि कांग्रेस वालों में है कि हो गया सारा, वापस एक सत्ता की तरफ आ रहा है वापस। भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद और उसके पहले चुनाव में क्या कांग्रेस की स्थिति हुई, उनके पार्टी के अंदर विभाजन की रेखा कितनी खींची हुई है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक जहाँ बचे खुचे कुछ राज्य हैं वहाँ भी विभाजित कांग्रेस दिख रही है। तो ये पार्टी को तो जोड़ लें, फिर भारत को जोड़ेंगे। कई लोगों ने डायस से राहुल गांधी को अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। वो तो जितने लोग आए थे उन सबको एक ही बात के लिए तैयार करके लाया गया था कि राहुल 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 और उनके नाम को ही प्रोजेक्ट करना है। तो उसके सिवाय कोई उनके पास कोई नेता नहीं, गांधी परिवार के सिवाय कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। सर आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, आपको अब
उनके लिए पॉलिटिकल एडवर्सरी अब होंगे, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ आपको दिखाया कि एज ए लीडरशिप में कुछ चेंज हुआ हो या पब्लिक इमेज में? जो चेंज दिख रहा है, दाढ़ी उसकी बढ़ गई है, और दूसरा चेंज ये दिख रहा है कि उसने बता दिया कि वो चलने में बहुत माहिर है, अगली बार मैराथन में चलने लायक वो तैयारी कर चुका है कि वो लंबी यात्रा में चल सकता है। तो मुझे लगता है कि चेंज उसकी पर्सनालिटी में आई, मगर उनकी बातचीत में उनके कोई ऐसा मैसेज छोड़ा हो या कोई ऐसा संदेश गया हो कि बड़ा परिवर्तन आया है, मैं नहीं दिखता। एआईसीसी सेशन में एक छत्तीसगढ़ की स्कीम की उन्होंने बात की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कि इस देश के सारे स्टेट्स को ये अडॉप्ट करना चाहिए, मॉडल स्कीम है। अब वो छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जिस योजना को शुरू किया, बोनस देने की योजना हमने छत्तीसगढ़ में शुरू की, 300 रुपया बोनस हमने दिया, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश किया, उसी को आगे बढ़ाया। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ मॉडल, उस समय मैं कहता भी था कि देश के लिए मॉडल है, और आज भी छत्तीसगढ़ का जो सिस्टम हमने बना के रखा है वो देश के लिए मॉडल है। इसलिए ये जो बीच में 2700 रुपये पर क्विंटल तक आ गया है पीडीएस में जो एमएसपी में दिलवाते हैं, ये इनको बहुत ये है कि इतना ज़्यादा हम इनपुट सब्सिडी भी हम इतना दे रहे हैं, प्लस एमएसपी इतना बढ़ा के हमने कर दिया है, जो कि 1800-1900 तक था डॉक्टर रमन सिंह गवर्नमेंट में, ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया है वो। नहीं, उसका भी रास्ता हम लोग निकालेंगे, चुनाव के पहले हम लोग भी क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे। इसमें सर एक भूपेश बघेल के यहाँ गवर्नमेंट एज सीएम या फिर पार्टी नेतृत्व को जो देखती है उसको एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं कि लॉर्ड राम जो है छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, एक पूरा वो टूरिस्ट सर्किट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ से राम सीता और यहाँ से गुजरे थे, फिर गोबर इकोनॉमी के लिए काऊ के लिए ये कर रहे थे। ये सॉफ्ट हिंदुत्व जो इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या आपका जो एक हिंदुत्व का एक प्लान कराता है, क्या उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा इसमें? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व कुछ होता नहीं। दूसरा, जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा काम खड़ा किया हो जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, राम से जुड़ा हो, राम गमन पथ, ये जितने भी स्ट्रक्चर पुराने खड़े हुए हैं उन स्ट्रक्चर को लेकर बात करते हैं। और राम गमन पथ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पथ को सैंक्शन दिया और उसमें काम भी शुरू हुआ, बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहे हैं। तो भूपेश सिर्फ नारेबाजी और कोरे बातें करता है, राम के प्रति आस्था और निष्ठा नाम की कोई चीज़ उनकी नहीं है। जब बस्तर में हमारे ट्रैवल जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है, वो जब सड़क में आते हैं तो उनको आज 50, 60, 70 लोगों को नारायणपुर में जेल के अंदर डाल दिया गया। धर्मांतरण के इनके इशारे से हो रहा है। पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के जाल बिछा हुआ है। एक तरफ राम की नाम लेते हैं, दूसरी तरफ धर्मांतरण करने वाली पूरी ताकत के सामने खड़े हैं और उन आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं जो धर्मांतरित नहीं हो रहे। ये स्थिति छत्तीसगढ़। ये भी कहे जैसे कि गोबर वाला जो शुरू किया इन्होंने, गोबर इकोनॉमी, कह रहे हैं कि आरएसएस वाले भी आए थे हमसे कि हमको भी काम दे दो, कि इतना सक्सेसफुल कह रहे हैं उसको। गोबर इकोनॉमी और ये इनका नरवा गरवा घुरवा बारी हिंदुस्तान की और छत्तीसगढ़ की सबसे फ्लॉप स्कीम में से एक स्कीम है। बड़ी बड़ी बातें जरूर हुई मगर कोई गौठान नहीं बने। गौठान में न पानी की व्यवस्था है, न भूसे की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है, न बाउंड्री वॉल की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है। और पूरी गाय जितने भी हैं, गाय भैंस जितने भी जानवर हैं, सड़कों में रहते हैं। गौठान में एक भी, अभी आप जाके किसी गौठान में देखेंगे एक भी गाय आपको नहीं मिलेगी, लावारिस घूमते रहते हैं। मात्र भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं कहता हूँ कि बिहार के उस घटना को भी आप जानते हैं, चारा घोटाला लालू के नाम से जुड़ा था। मगर ये सरकार और इस सरकार की स्थिति ये है कि आने वाले समय में जब डिटेल सर्वे इस योजना के बारे में चर्चा होगी तो ये गोबर घोटाला के रूप में इसको जाना जाएगा। सर, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी एक नक्सलिज्म बड़ा प्रॉब्लम था। इतने साल हो गए, अभी भी इंसिडेंट रुके नहीं, ऑल्दो थोड़ा सा एरिया इनका कम हो गया होगा। अभी आपकी पार्टी के 3 लोगों को इन्होंने कुछ महीनों में मार दिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जिलों में
4 प्रमुख कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। पुलिस के जवान लगातार इस 15 दिन के अंदर 6-7 जवान शहीद हो गए और ये बोलते हैं कि नक्सलिज्म हम खत्म कर देंगे। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हटाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। इस स्थिति में हम कैसे कहें कि नक्सलवाद कहीं भी कम हुआ? नहीं, ये आप इस अटैक के पीछे भी कुछ पॉलिटिक्स देख रहे हैं? निश्चित रूप से मैं तो स्पष्ट रूप से मैं पहले भी बोला था कि इस प्रकार की घटनाएं हैं तो निश्चित रूप से इसमें शंका होती है कि कहीं न कहीं चिन्हांकित करके हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है और ये साजिश भी हो सकता है। लेकिन इसमें सेंट्रल फोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं और अमित शाह जी भी बोलते रहते हैं कि अब नक्सलिज्म को हमने जो है सो काफ़ी कुछ कम कर दिया है। तो ये सेंट्रल स्टेट में अलग अलग नैरेटिव इस पर क्यों चल रहा है? नहीं, नक्सलिज्म का मामला जब दबाव बना, ये स्टेट की भूमिका और स्टेट की इच्छा शक्ति है। अमित शाह जी चाहते हैं, अमित शाह जी ने फोर्स भी बहुत दिया, जो मांगा जो दिया, जितनी शक्ति केंद्र को सपोर्ट करना था पूरा सपोर्ट केंद्र सरकार कर रही है। मगर जब तक राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, राज्य सरकार का मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा, जब तक हम ऑपरेशन लगातार सभी प्रभावित जिलों में नहीं लगाएंगे, तब तक ये नक्सलिज्म को पीछे खदेड़ा नहीं जा सकता। ये सरकार एक कदम आगे बढ़ती है, 2 कदम पीछे हटती है, सबसे मुश्किल। जस्ट लास्ट 1-2 क्वेश्चन है। जब इस बार चावल वाले बाबा जाएंगे कि 4th टर्म मुझे दे दो, तो क्या लोगों को क्या ऑफर करेंगे, उनको क्या देंगे अगले टर्म में? हम तो लोगों के बीच जाएंगे तो 2 मुद्दे को लेकर जाएंगे। 2 मुद्दा है हमारे पास। एक तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी के 8 साल 4 महीने हो गए, उनकी सरकार की उपलब्धि देखिए, और दूसरा 15 साल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल की उपलब्धि। और ये जो डबल इंजन की बात होती है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में वो मॉडल जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट मिले और छत्तीसगढ़ की उस कार्य योजना को जो अधूरी है 15 साल में, उसको हम क्रियान्वयन करें। तो ये दोनों मिलकर एक बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रिंस से बात करने के लिए। थैंक यू।